हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे चीन की विदेश नीति की विशेषताएं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे चीन के इमर्जेंस ने वर्ल्ड को अफेक्ट किया। उसके अलावा हमने चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया। चीन की विदेश नीति के उद्देश्यों का भी हमने अध्ययन किया। आज हम चीन की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वे कौन सी विशेषताएं हैं या प्रमुख बातें हैं जो चीन की विदेश नीति में व्यवहारिक रूप में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, या चीन व्यवहारिक रूप में किन विशेषताओं को अपने विदेश नीति निर्वहन में प्रयोग करता है। हमारी पिछली क्लास में हमने देखा था चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, और उससे पहले वाली क्लास में हमने चीन के इमर्जेंस, चीन के विश्व राजनीति में उदय एवं उसके प्रभाव को समझने की कोशिश की थी। आज हम इस वीडियो में साम्यवादी चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चीन की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा करना। जैसा कि स्टूडेंट्स, किसी भी विदेश नीति का उद्देश्य होता है कि अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करना, उसी तरह से चीन की विदेश नीति का उद्देश्य भी अपनी स्वतंत्रता और एकता की रक्षा करना है, और इस हेतु वह तत्पर है और किसी भी तरह की हर्डल को या बाधा को इसमें स्वीकार नहीं कर सकती है। तो चीन अपनी स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रतिबद्ध है, और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में चीन किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट है चीन को एक महाशक्ति का दर्जा दिलाना एवं अपना वर्चस्व स्थापित करना। 1949 में जब चीन साम्यवादी देश बनकर विश्व राजनीति में स्थापित हुआ था, तब चीन सोवियत संघ का, जो कि साम्यवादी गुट का नेता था, उसका प्रमुख अलाई या मित्र देश था। और धीरे धीरे साम्यवादी गुट के नेतृत्व को लेकर दोनों देशों में मतभेद उभर कर सामने आए और दोनों देशों के रास्ते भी अलग हो गए। और इसका परिणाम यह था कि चीन भी हमेशा से अपने आप को एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था, और चीन ने धीरे धीरे बहुत प्रगति करी। जैसा कि हमने देखा 1977 के बाद ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करी, खुलेपन की नीति को अपनाया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को अपनाया, और विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था ने बहुत ज्यादा प्रगति करी, और अर्थव्यवस्था के साथ ही चीन की सैन्य शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई, उसके राजनीतिक प्रभाव में भी काफी वृद्धि हुई, और चीन के पास विशाल भूभाग और विशाल जनसंख्या तो है ही, और इन सब का फायदा ये हुआ कि चीन आज महाशक्ति बनने की होड़ में काफी आगे निकल चुका है और विश्व राजनीति में अमेरिका को चुनौती देने का कार्य कर रहा है। और ये दर्शाता है कि चीन अब एक बहुत बड़ी शक्ति हो चुका है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की का सिग्नेचर प्रोजेक्ट या उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा चीन अपने एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि चीन की पहुंच विश्व के सभी देशों तक
बहुत ज्यादा होती जा रही है और अभी ये आर्थिक उद्देश्यों से परिपूर्ण है, लेकिन आने वाले समय में चीन को इसका राजनीतिक लाभ या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल गेन भी मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि चीन ने पिछले 70 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, बहुत ज़्यादा प्रगति करी है और उसका परिणाम यह है कि चीन आज महाशक्ति बनने की होड़ में काफ़ी आगे है। नेक्स्ट हम देखते हैं एशिया में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना। जब तक साम्यवादी विचारधारा विश्व में काफ़ी प्रभावशाली थी, तब तक चीन की कोशिश थी कि वह विश्व में ज्यादा से ज्यादा साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करे, प्रसार करे और साम्यवादी जगत का वो नेतृत्व भी करे। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हुआ और साम्यवादी शासन का अंत हुआ, पूर्वी यूरोप से भी साम्यवादी शासन का अंत हुआ, लोकतंत्र का उदय हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे विश्व में जो साम्यवादी आंदोलन था उसमें थोड़ी कमी आई। तो अब चीन का जो चीन का भी जो साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने की आकांक्षा थी उसमें कुछ कमी आई। हालांकि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और चीनी नेतृत्व है वो साम्यवादी सिद्धांतों, साम्यवादी प्रिंसिपल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, बहुत ज्यादा विश्वास है। और हालांकि अब साम्यवादी जगत का नेतृत्व भी चीन करता है, लेकिन पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चूंकि चीन साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी शासन और साम्यवादी नेतृत्व इन सब का विटनेस है, तो चीन इन सब चीजों की वकालत करता है और चीन साम्यवादी हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, उनके परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। चीन के जितने भी नागरिक विश्व के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं, विश्व के अन्य देशों में रह रहे हैं, तो चीनी नेतृत्व इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रवासी चीनियों के अधिकारों, हितों की रक्षा की जाए, उन्हें किसी भी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे, उनके अधिकारों का कोई हनन ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमाओं का विस्तार। जैसा कि हमने माओ के जमाने से ही देखा है कि चीन हमेशा एक्सपांशनिस्ट, एग्रेसिव और कुछ हद तक इंपेरियलिस्ट या साम्राज्यवादी नीतियों का प्रबल समर्थक है। चीन को जब मौका मिलता है वो पड़ोसी देशों की भूभाग पर अपना नियंत्रण बताता है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में भी बहुत सारे देश हैं, अलग अलग द्वीप उनके प्रभाव क्षेत्र में है, लेकिन चीन सभी अधिकांशतः क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताता है और अधिकांश नेबरिंग देशों के साथ चीन का सीमा विवाद रहा है। तो चीन की हमेशा कोशिश यही रही है कि वह अपनी सीमाओं का विस्तार करे और ज्यादा से ज्यादा अपनी भूभाग में वृद्धि करे और अपनी शक्ति में वृद्धि करे। और नेक्स्ट हम देखते हैं चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। किसी भी देश को महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि उसकी सैनिक शक्ति बहुत ही सुदृढ़ हो। चीन की सेनाएं विश्व में नंबर वन है संख्या की दृष्टि से। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ी सेना है और चीन ने पिछले कई वर्षों में अपने हथियारों, अपने शस्त्रों में काफी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके आधुनिक अस्त्रों का निर्माण किया है और बहुत ज्यादा प्रगति करी है, अपनी सैनिक शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि करी है। चीन के पास सभी तरह के अति आधुनिक हथियार मौजूद हैं, चाहे वो मिसाइल्स हों और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या आर्टिलरीज हो या फिर
तोप हो, कुछ भी हो, टैंक्स हो, कुछ भी हो, चीन ने अपनी सैनिक शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि करी है। और इसका सीधा प्रभाव यह हुआ है कि चीन की अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ी है एज ए मिलिट्री पावर। और इससे चीन को अपने पड़ोसी देशों पर भी कुछ हद तक एज मिली है, क्योंकि सैनिक शक्ति होने के कारण उसके पास बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में करने का पूरा अधिकार आ जाता है। और इन सब का परिणाम ये हुआ है कि चीन बहुत बड़ी शक्ति बन रहा है। तो जो साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विशेषता है, उनमें जो प्रमुख चीजें हैं वो हमने अभी देखी हैं। इसके अलावा एक चीज और हम देख सकते हैं, आर्थिक शक्ति का विस्तार। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब से चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर ओपन डोर पॉलिसी या खुली द्वार की नीति अपनाई है, जिसके द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया है, उसके बाद से चीन की अर्थव्यवस्था ने भी काफी तरक्की करी है। और आज चीन विश्व की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए। और बहुत जल्दी 10, 15, 20 सालों में चीन की कोशिश होगी कि वह विश्व की नंबर 1 बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए। और आज चीन की अर्थव्यवस्था ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है। चीनी सामान पूरे विश्व में मौजूद है। पूरे विश्व के बाजार चीनी सामानों से भरे हुए हैं और ओवर प्रोडक्शन हो रहा है चीनी फैक्ट्रीज में। और चीन की समस्या ये है कि इस ओवर प्रोडक्शन को कैसे वर्ल्ड मार्केट में पहुंचाया जाए। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, वो एक टूल है कि इसके द्वारा चीन अपने ओवर प्रोडक्शन को दुनिया के बाजारों में पहुंचाएगा और एक विशेष आर्थिक एज और अन्य कंट्रीज पर प्राप्त करेगा। तो इस तरह से साम्यवादी चीन की जो करंट पर्सपेक्टिव में विशेषताएं हैं उसे हमने देखा। और ऑब्वियसली वर्तमान समय को देखें तो हमें लगता है कि चीन बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है।